वक्त है आपका एक और नए वन शॉट के साथ में। जिन बच्चों का कल केमिस्ट्री का सेकंड पेपर है 6 सेमेस्टर का या जब भी है भाई, आज आपको 100 के करीब मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देने वाले हैं। प्लस हमने एक पूरा वन शॉट बनाया हुआ है 2-2.25 घंटे का, उसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में डाल रहे हैं। आपको करना क्या है भाई, ये वीडियो बनेगी 20-25 मिनट की, इसे देख लो। इसके बाद जो वन शॉट है 1-1.5 घंटा भगा भगा के उसे देख लो। पूरा पेपर आप बहुत आराम से कराओगे। इन दोनों वीडियोस के बाहर आपका पेपर नहीं आएगा, ये मेरी जिम्मेदारी है भाई, ठीक है। चलो, पहला क्वेश्चन है 4 एसिड्स हैं, ध्यान से समझना भैया। 4 एसिड मतलब 4 अम्ल हैं। इनकी जो pKa वैल्यू है वो कितनी है, तो 2 है, 2.5 है, 3 है और 4 है। कह रहा इनमें से प्रबल अम्ल कौन होगा। सबको पता है भैया 7 वाला उदासीन होता है। 7 से जितना इधर बढ़ोगे तो बेसिक यानी क्षारीय होएगा, जितना इधर बढ़ोगे तो एसिड यानी अम्लीय होगा। तो कौन प्रबल अम्ल होगा, तो जितना कम होगा इधर, तो भैया 2 वाला इसका सही आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे जल का जो आयनिक गुणनफल होता है 10⁻⁻14 होता है भाई, ठीक है। वन शॉट तो आप देखना ही, लेकिन देखना केवल इन 100 क्वेश्चन में से आपको कल कई क्वेश्चन मिल सकते हैं भाई, ठीक है। अब यहां पर एक क्वेश्चन है मेरे भाई न्यूमेरिकल की फॉर्म में, 10⁻⁻2 नॉर्मल HCl की pH वैल्यू पूछ रहा है। एक्चुअल में ये बराबर होगी किसके, तो ये बराबर होगी H आयन कंसंट्रेशन यानी हाइड्रोजन आयन सांद्रण के। pH वैल्यू का मान क्या होता है, तो मान होता है माइनस का लॉग H आयन कंसंट्रेशन। तो भैया माइनस ऐसे ही लिख देंगे, लॉग ऐसे ही लिख देंगे। इसकी वैल्यू है 10⁻⁻2। लॉग m की पावर n में जो पावर होती है वो आगे आ जाती है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 आगे आ जाएगा, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी, यानी आंसर कितना आ जाएगा भाई, 2 आ जाएगा भैया, ठीक है। उसके बाद OH निगेटिव आपको दे रखा है, OH निगेटिव का कॉन्जुगेट एसिड बताओ। तो एसिड में क्या होता है, एक H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन आके जुड़ जाता है, कॉन्जुगेटेड यानी संयुग्मित एसिड यानी अम्ल बताना है आपको। तो एसिड में एक आके जुड़ जाता है तो H2O हो जाएगा, और कॉन्जुगेटेड बेस में एक H पॉजिटिव निकल जाता है, तो भैया जब एक पॉजिटिव निकलेगा तो O के ऊपर 2 माइनस आ जाएंगे भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन है कौन सा सॉल्ट वाटर में एसिडिक सॉल्यूशन देता है। तो भैया ये जो अमोनियम क्लोराइड है ये पानी के साथ में एसिडिक सॉल्यूशन देता है। एसिडिक बफर का उदाहरण बताओ, तो CH3COOH और CH3COONA ये दोनों किसके उदाहरण हैं, एसिडिक बफर के उदाहरण हैं भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है भैया, अगला क्वेश्चन है सॉलिड KCN यानी ठोस पोटेशियम साइनाइड को जब पानी में मिलाते हैं तो pH वैल्यू क्या होती है, बढ़ जाती है। आपने 10th क्लास में पढ़ा है pH प्लस POH बराबर कितना होता है, 14 यानी 14 होता है। HCl भैया प्रबल अम्ल है, स्ट्रॉन्ग एसिड है। NaOH प्रबल क्षार है यानी स्ट्रॉन्ग बेस है। इसकी जो उदासीनीकरण ऊष्मा होगी यानी न्यूट्रलाइजेशन एनर्जी होगी वो एग्जैक्ट 13.7 किलो कैलोरी पर मोल होगी भाई, ठीक है। CH3COOH एसिटिक अम्ल एक दुर्बल अम्ल है, वीक एसिड है भाई, ठीक है। आइसोबारिक क्या होता है, आइसोबारिक का मतलब जहां पे प्रेशर चेंज नहीं होता है, यानी चेंज इन प्रेशर इक्वल टू 0 उसे आइसोबारिक कहते हैं। चेंज इन वॉल्यूम इक्वल टू 0 तो उसे हम लोग आइसोकोरिक कहते हैं। और जहां पर ऊष्मा में, हीट में चेंज नहीं होता उसे हम लोग एडियाबेटिक प्रोसेस कहते हैं। जहां टेम्परेचर चेंज नहीं होता है उसे आइसोथर्मल प्रोसेस कहते हैं भाई, ठीक है। जो ऊष्मागतिकी का पहला नियम है वो ऊर्जा संरक्षण के नियम पर आधारित होता है, यानी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर आधारित होता है। Cp माइनस Cv बराबर R, सभी को पता है भैया, ये मेयर का फॉर्मूला है। Cp माइनस Cv बराबर R होता है। कौन सी इक्वेशन हीट ऑफ रिएक्शन पर टेम्परेचर के प्रभाव को दर्शाती है, यानी हीट जो है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करती है, कौन बताती है, तो किरचॉफ की इक्वेशन बताती है। किस स्थिति में वर्क स्टेट फंक्शन हो जाता है, तो भैया वर्क वैसे क्या है, पाथ फंक्शन है, लेकिन स्टेट फंक्शन कब हो जाएगा, तो जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये स्टेट फंक्शन हो जाएगा भाई, ठीक है। अल्फा कण को कैसे लिखते हैं, तो अल्फा कण को 2He4 से लिखते हैं। कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यानी अणु संख्य गुण कौन है, तो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी परासरण दाब हो गया, बाष्प दाब का अवनमन हो गया, क्वथनांक में उन्नयन हो गया, हिमांक में अवनमन हो गया, यानी सरल भाषा में हिमांक में अवनमन मतलब डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो गया, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो गया। ये सारी चीजें जो आपने पढ़ रखी हैं ये सारे के सारे अणुसंख्य गुण यानी कोलिगेटिव
कॉलीगेटिव प्रॉपर्टीज कहलाती हैं। उसके बाद इस तरीके का एक क्वेश्चन आपको कल मिल सकता है, बहुत आसान होता है, किसका जलीय विलयन अधिकतम क्वथनांक दिखाएगा, और इस तरीके से आपको विकल्प दे रखे होंगे। इन विकल्पों में एक काम करना है, देखो जो ग्लूकोज हिंदी में लिखा हुआ है, मतलब ये साझेदारी वाला, ये नहीं टूटेगा। यूरिया हिंदी में लिखा हुआ, इसे नहीं देखना है, इन्हें देखना है। KNO3 टूटेगा तो K के ऊपर प्लस आएगा, NO3 के ऊपर माइनस आएगा। इसमें कितने आयन हैं मेरे भाई? 2 हैं। जब ये टूटेगा तो 2 Na प्लस आएंगे, SO4 के ऊपर 2 माइनस आएंगे, तो 2 ये हैं, 1 ये हैं, इसमें कितने हैं? 3 हैं। ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है भैया, अणु संख्य गुण है। तो जो जिनमें अणुओं की, आयनों की संख्या ज्यादा होगी वही सबसे ज्यादा क्वथनांक, परासरण दाब, हिमांक जो पूछे वो प्रदर्शित करेगा। तो इसमें संख्या ज्यादा है, इसलिए ये वाला आंसर हो जाएगा भाई, ठीक है। हैवीएस्ट सब एटॉमिक पार्टिकल, भैया परमाणु के अंदर इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन है, उसमें सबसे भारी कौन होता है? न्यूट्रॉन होता है भाई, ठीक है। हवा से रुक जाता है तो अल्फा कण को हवा से रोका जा सकता है। अल्फा बीटा गामा, समझिए मेरे भाई, ये है अल्फा बीटा गामा। सबसे भारी कौन होता है? ये द्रव्यमान, इसका सबसे ज्यादा। ये सबसे हल्का होता है, और जब हल्का है तो तेज भागेगा, इस वजह से इसकी जो गति है, वेग है, वो सबसे ज्यादा होता है भाई, ठीक। वातावरण में नाइट्रोजन को कार्बन में किस प्रभाव से बदला जाता है? तो भैया किस प्रभाव से बदलते हैं? न्यूट्रॉन के प्रभाव से नाइट्रोजन कार्बन में बदल जाता है। 90 थोरियम 228 से क्या बना है भाई? तो से बना है 83 बिस्मथ 212। कह रहे क्या क्या इससे निकला है? बहुत आसान है, जब भी कभी अल्फा निकलता है तो नीचे 2 की कमी होती है, ऊपर 4 की कमी होती है। जब भी कभी बीटा निकलता है तो नीचे 1 की वृद्धि होती है, ऊपर कोई चेंज नहीं होता है भाई, ठीक है। तो अगर हम कहें, पूछ रहा कितने अल्फा, तो जाहिर सी बात है भैया 90 में से 83 रह गया, तो 4 अल्फा निकले होंगे, इसलिए 82 रह गया होगा। फिर एक बीटा निकला होगा तो एक बढ़ गया होगा, इसलिए 83 है, ठीक। जब 4 अल्फा निकले होंगे तो ऊपर 4 चौक 16 की कमी हुई होगी, 16 की कमी हुई होगी तो 28 में 16 गए, देखो 12 बचे। फिर बीटा से नो चेंज तो 212 ही रह गया, यानी इससे 4 अल्फा निकले हैं और 1 बीटा निकला है भाई, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है सर जी? अगला क्वेश्चन है, यदि किसी रेडियो एक्टिव एलिमेंट की मात्रा को डबल कर दिया जाए, रेडियो एक्टिव कोई एलिमेंट है, कोई पदार्थ, उसकी मात्रा डबल कर दें तो उसके खर्चा होने का जो रेट है वो भी डबल हो जाएगा भाई, ठीक है। H माने एंथैल्पी, M माने द्रव्यमान, G फॉर गिब्स फ्री एनर्जी, सारी एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी हैं। स्पेसिफिक हीट क्या है? इंटेंसिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग एन एग, एक अंडे को उबालोगे, किसी को भी उबालोगे तो कण दूर दूर जाएंगे, अव्यवस्था होगी, और अव्यवस्था को ही कहते हैं एंट्रोपी, यानी एंट्रोपी बढ़ेगी भाई, ठीक है। H3PO2 इसका नाम है हाइपोफॉस्फोरस एसिड, ये एक मोनोबेसिक एसिड है। SH यानी स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, जो मानक हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है उसके लिए इलेक्ट्रोड विभव का मान 0 होता है भाई, ठीक है। इक्विलिब्रियम के लिए, साम्यावस्था के लिए डेल्टा G में जो परिवर्तन है वो 0 होता है। मोलर कंडक्टिविटी की यूनिट होती है ओम इनवर्स, सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स होती है भाई, ठीक है। सेल कांस्टेंट की यूनिट सेंटीमीटर की पावर -1 होती है। PQRS, ये वाला सवाल भी अच्छा है, जरा समझो भाई। कह रहा P है, Q है, R है, S है, ठीक। 4 हैं, इनके अपचयन विभव आपको दे रखे होंगे, ठीक। आपसे कहेगा क्रियाशीलता का क्रम बताओ। जो जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा एक्टिव होगा। जिसके पास बहुत पैसा है, प्लस है, वो एक्टिव नहीं होगा, पड़ा होगा यार। जो जितना ज्यादा माइनस होगा उतना ज्यादा एक्टिव होगा। तो जरा देखो मेरे भाई, सबसे ज्यादा माइनस के 2 हैं, तो भैया P सबसे पहले आ गया। फिर माइनस का 0.76 उससे कम है तो PQRS, तो S उसके बाद आ गया। फिर उससे ज्यादा थोड़ा कम माइनस कौन है? 34 वाला है, तो Q आ गया। और सबसे कम प्लस वाला, सबसे ज्यादा प्लस ये है, तो फिर कौन सा आ गया? R आ गया। यानी सबसे ज्यादा माइनस वाले को पहले, उससे कम, फिर प्लस वाला आ गया, सबसे ज्यादा प्लस वाला लास्ट में आएगा। इस तरीके से क्रियाशीलता का क्रम लिखा जाएगा भाई, ठीक है। स्वतः स्फूर्ति सेल जो होते हैं उनके लिए ई डिग्री सेल हमेशा कैसा होता है? सेल का इलेक्ट्रोड विभव पॉजिटिव होता है। C+O2 से CO2 बना है, इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज होगा वो हमेशा नेगेटिव होगा भाई, ठीक है। जूल थॉमसन जो एक्सपेंशन होता है, इसमें कभी भी ये कैसा है? आइसो एंथैल्पिक प्रोसेस है, यानी इसमें एंथैल्पी में परिवर्तन नहीं होता है। मैक्सिमम एंट्रोपी किसकी होगी? तो भैया ठोस के जो अणु है वो तो पास पास होंगे,
ठोस के अणु तो पास पास होंगे तो अव्यवस्था कम होगी, गैस के अणु अंधाधुंध गति करेंगे, इसी वजह से जो गैस की एंट्रोपी है वो सबसे ज्यादा होगी। ठीक है, अगर परम शून्य ताप है यानी एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर है तो एक परफेक्टली क्रिस्टलाइन सॉलिड की एंट्रोपी भी क्या होगी, जीरो होगी। एक कार्नोट इंजन है जिसमें सोर्स का टेम्परेचर, जो सोर्स का जहां से टेम्परेचर आ रहा है उसे T1 मानते हैं, सिंक का T2 है। आपसे इसकी इफिशियंसी यानी काम करने की क्षमता पूछेगा, फॉर्मूला 1 माइनस T2 अपॉन T1 लगा देना। अगर बाई चांस परसेंटेज में पूछे तो गुणा कर देना 100 से, फिलहाल यहां परसेंटेज में नहीं पूछा था तो डायरेक्ट हल कर दिया, 0.4 आ गया भाई। ठीक है, CH3COO जो सॉल्ट है वो हाइड्रोलिसिस दिखाता है यानी जल अपघटन ये कर लेता है। टेम्परेचर अगर कम करोगे तो एब्जॉर्प्शन जो है वो बढ़ जाएगा भाई। ठीक है, AS2S3 सोल्यूशन जो है यानी आर्सेनिक सल्फाइड का जो सोल्यूशन है उसका जो चार्ज है, जो आवेश है वो S डबल नेगेटिव के एब्जॉर्प्शन के कारण होता है। उसके अलावा मेरे भाई जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है, जो रासायनिक अवशोषण होता है, उसमें केवल एक लेयर ही अधिशोषित होती है, सरफेस पर ही ये होता है भाई। ठीक है, एडजॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक यानी ऊष्माक्षेपी रिएक्शन है, यानी एडजॉर्प्शन समझते हो, एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाए, एडजॉर्ब का मतलब सिर्फ सरफेस पे एब्जॉर्ब होगा और बहुत सारी ऊष्मा यानी हीट निकलेगी, इसे एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहेंगे भाई। ठीक है, उसके बाद फ्लूइडिंग एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन क्या है, तो काई अपॉन m बराबर k p की पावर 1 अपॉन n, ये इसकी इक्वेशन है जिसमें 1 अपॉन n की वैल्यू भी अलग से पूछ सकता है, तो ये 0 से 1 के बीच में रहती है भाई। ठीक है, कोलोइडल सोल्यूशन जो होते हैं भैया देखो 3 तरीके के विलयन होते हैं, वास्तविक, कोलाइडी और निलंबन। वास्तविक विलयन वो होते हैं जिनका आकार बहुत छोटा होता है, कह सकते हैं 50 एंगस्ट्रॉम से कम, 50 से 2000 के बीच वाले कोलाइडी विलयन होते हैं। और जो कोलाइडी विलयन होते हैं भैया, ठीक, उनका शोधन हम लोग डायलिसिस से करते हैं। पूरा एक डायलिसिस बैग होता है जिसमें भर देते हैं, पानी चलाते हैं, इस तरीके का प्रोसेस रहता है भाई। ठीक है, स्कंदन शक्ति जो होती है, स्कंदन समझते हो, इकट्ठा, कोगुलेशन पावर, इकट्ठा होने की जो क्षमता, ये हार्डी-सूल्जे का नियम है, ये बैलेंसी पर डिपेंड करती है। तो जिसकी संयोजकता जितनी ज्यादा, कोगुलेशन पावर उतनी ज्यादा। यहाँ 3 माइनस है, यहाँ 2 माइनस है, यहाँ 1 ही माइनस है, तो संयोजकता 3 है तो इसकी कोगुलेशन पावर सबसे ज्यादा होगी। हवा जो है वो कोलाइडी विलयन नहीं है। कोलाइडी विलयन का मतलब जो गाढ़े गाढ़े सोल्यूशन है, शहद है, लेई है, फेविकोल है, ये सब कोलाइडी विलयन कहलाएंगे। सोप इज एन इमल्सिफायर। इमल्सिफायर मतलब पायसी कारक। आप तेल लो और पानी लो, आपस में नहीं मिलेंगे, लेकिन साबुन मिला दो तो ये घोल देगा। इस विलयन को पायस कहते हैं और इसे कहते हैं साबुन को पायसी कारक भाई, इमल्सिफायर कहते हैं। ठीक है, जो जिलेटिन है वो एक लायोफिलिक कोलाइड है। लायोफिलिक समझते हो, जो द्रव के साथ क्रिया कर लेते हैं, प्यार करते हैं, फिलिक मतलब प्यार करने वाले, वो लायोफिलिक है। जो नहीं करते हैं वो फोबिक होते हैं भाई। ठीक है, ऑयल्स यानी जो तेल हैं या फिर जो बसा हैं, उनका जब हाइड्रोजनेशन कराते हैं, हाइड्रोजनीकरण क्रिया में निकिल का इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है भाई। ठीक है, उसके अलावा जो भौतिक अवशोषण होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है, उसकी जो एनर्जी रेंज है वो 20 से 40 किलो जूल पर मोल होती है। उसके अलावा मेरे भाई लैंगमूर एब्जॉर्प्शन आइसोथर्मिक इक्वेशन क्या है, तो काई अपॉन m बराबर AP अपॉन 1 प्लस BP होता है भाई। ठीक, FeOH का होल ट्वाइस एक पॉजिटिव कोलाइड होता है। उसके अलावा ब्रेडिंग आर्क विधि का जो प्रयोग करते हैं तो जो धातुएं होती हैं उनके सोल्यूशन को बनाने के लिए करते हैं। मैजिक नंबर कौन से होते हैं, 2, 8, 20, 28, 50, 82, 126 होते हैं। और क्यों होते हैं भाई, क्योंकि भैया जिनमें भी संख्या प्रोटॉन की, न्यूट्रॉन की या इतनी होगी वो ज्यादा संतुष्ट माने जाएंगे, तो ये मैजिक नंबर है। इसी के आधार पर, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन के आधार पर ही स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी कि कोई नाभिक कितना ज्यादा स्टेबल है भाई। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ला यानी जो वितरण नियम है नसेल्ट ने दिया है, डेल्टा G बराबर माइनस का NFeCl। ठीक, ये रिलेशन आपको याद रखना है। 0 केल्विन पे Cp का मान बराबर होता है अल्फा T की पावर 3 के, ये रिलेशन याद रखना है। A बराबर E माइनस TS होता है, G बराबर H माइनस TS होता है, अल्फा बराबर इन्वर्टेड V एट इन्फिनिटी अपॉन इन्वर्टेड V एट C होता है। ये सारे रिलेशन है जो विकल्प में आपको मिल सकते हैं। जो लिक्विड जंक्शन पोटेंशियल है, इसे खत्म करने के लिए सॉल्ट ब्रिज का प्रयोग करते हैं। CH3COO के लिए सही सूत्र KH बराबर KW अपॉन K होता है। फिर कहानी वही है, 10 की घात -2,
ये देखो 10 की घात -2m है, तो जाहिर सी बात है अगर NaOH है तो इसके लिए POH की वैल्यू हमें निकालनी है। ये क्या होगा, ये OH आयन कंसंट्रेशन हमें दे रखा है -2, बिल्कुल वैसे ही आगे आएगा और 2 इसका मान कितना हो जाएगा मेरे भाई, 2 होगा। ठीक है, उसके अलावा मेरे भाई मैकालीज का जो निर्माण होता है, सॉरी मैकालीज नहीं है, मिसेल्स का जो निर्माण, साबुन की जो सफाई क्रिया होती है, तो साबुन मैल को निकालने के लिए, साफ करने के लिए मिसेल बनाता है और मिसेल का निर्माण होता है क्राफ्ट टेम्परेचर के ऊपर भाई। ठीक है, सॉलिड सरफेस पर जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस के कारण होता है। एब्जॉर्प्शन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक सब्सटेंस दूसरे सब्सटेंस के सिर्फ सरफेस पे आएगा, उसे अधिशोषण एडजॉर्प्शन कहेंगे, एब्जॉर्प्शन नहीं कहेंगे। एब्जॉर्प्शन मतलब अंदर तक एब्जॉर्ब हो जाना। टेम्परेचर कम करोगे, प्रेशर को बढ़ाओगे तो जो फिजिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो बढ़ जाता है। फिर वही क्वेश्चन आ गया, क्वथनांक में अधिकतम कौन होगा। हिंदी वाला तो देखेंगे नहीं क्योंकि साझेदारी वाला है। Mg में 1 Mg 1 SO4 2 हैं, यहाँ 1 Ba 2 NO3 ये 3 है, तो ये वाला आंसर सही हो जाएगा। वैसा ही क्वेश्चन है। समान ऑस्मोटिक प्रेशर वाले सॉल्यूशन क्या कहलाते हैं, आइसोटोनिक समदाबी विलयन कहलाते हैं भाई। ठीक है, बाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन किसके बराबर होता है, तो मोल फ्रैक्शन के बराबर होता है। ये राउल्ट का नियम है भाई। ठीक है, हेमांक में अवनमन क्या है, एक अणुसंख्य गुण है। उसके अलावा क्वथनांक में उन्नयन क्या है, अणुसंख्य गुण है। परासरण दाब क्या है, अणुसंख्य गुण है भाई। ठीक है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट जो प्रबल विद्युत अपघट्य होते हैं उनके लिए एक्टिविटी कोफिशिएंट 1 होता है। आइडियल सॉल्यूशन जो आदर्श विलयन होते हैं वो राउल्ट के नियम को फॉलो करते हैं, बाकी नहीं करते हैं। बाकी क्या करते हैं, तो पॉजिटिव डेविएशन शो करते हैं। डेविएशन का मतलब फर्क दिखाते हैं राउल्ट के नियम से, जैसे एसीटोन प्लस कार्बन डाइसल्फाइड होता है भाई। ठीक, दृश्य प्रकाश यानी जो लाइट हमें दिखाई देती है उनके संपर्क में जब कुनैन सल्फेट आता है तो विलयन प्रतिदीप्ति यानी चमक उत्पन्न करता है भाई। ठीक है, फोटोसिंथेसिस जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है वो एक कैसी है, प्रकाश रासायनिक क्रिया है, फोटोकेमिकल रिएक्शन है। जब एक वीक बेस उसके सॉल्ट के साथ आता है तो वो और कमजोर हो जाता है भाई। ठीक है, बफर विलयन का पीएच मान कैसा होता है, तो हमेशा इसके पी के ए के बराबर होता है। इस तरीके के सवाल आपसे पूछ सकता है भैया, अगर कोई सेल दे दे, मान लिया इस तरीके से सेल दे दे कि भैया Zn डबल पॉजिटिव, ठीक है, और Cu पॉजिटिव और Cu, और आपसे कहे E की वैल्यू बताओ, तो हमेशा इसका मान दे रखा होगा, इसका दे रखा होगा, बाद वाले में से पहले वाले को घटा देना। ठीक, फिलहाल अगर ऐसे मान दे रखा हो कैथोड और एनोड, तो हमेशा क्या करना है, ई कैथोड में से ई एनोड को घटा देना है। ठीक, जब आप घटाओगे कैथोड का मान 0.80 है, एनोड का मान 0.76 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1.56 वोल्ट आंसर आ जाएगा मेरे भाई। ठीक है, उसके बाद अगर हम बात करें तो एक रिलेशन आपको ये याद रखना है, डेल्टा H2 मतलब एंथैल्पी में जो परिवर्तन होता है डेल्टा Cp T2 - T1 के बराबर होता है। ये किरचॉफ की इक्वेशन है। जो कार्य है वो एक पाथ फंक्शन होता है। आपको बताया जब वॉल्यूम 0 हो जाएगा, चेंज इन वॉल्यूम 0 हो जाएगा, तो ये स्टेट फंक्शन की तरह काम करेगा। जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, इनकी न्यूट्रलाइजेशन ऑफ हीट सेम होती है। कितनी होती है ऊपर बता चुके हैं, 13.7 के करीब होती है भाई। ठीक है, अनंत तनुता पर समझिए कि अनंत तनुता पर अगर हम किसी आयन के लिए, अनंत तनुता पर किसी आयन के लिए मोलर चालकता निकालेंगे, मान लिया NaCl के लिए मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, तो वो इसके आयनों के Na पॉजिटिव और इसके आयनों के Cl नेगेटिव के योग के बराबर होती है। ये नियम है भैया कोलराउस का नियम, इसे भी आपको पढ़ लेना है। उसके अलावा पॉजिटिव और नेगेटिव जो आयन होते हैं, जब इन्हें जोड़ोगे तो ट्रांसपोर्ट नंबर कितना आता है, 1 आता है। इलेक्ट्रोड के चारों ओर, कोई इलेक्ट्रोड है, ठीक, उसके चारों तरफ जो सांद्रता है, अगर भैया उसका नुकसान होगा तो उसकी ओर जो बढ़ने वाले आयन होंगे उनकी गति के समानुपाती होगा। इसे हम लोग कहते हैं हिटॉर्फ, यानी जितना कंसंट्रेशन में नुकसान होगा स्पीड उतनी बढ़ेगी भाई। ठीक है, सबसे ज्यादा कंडक्टिंग कौन होता है, तो Ag, चांदी में सबसे अच्छा करंट आता है, इससे कम Au होता है, फिर Cu होता है और इससे कम Al होता है भाई। ठीक है, हीट ऑफ कंबशन, दहन की ऊष्मा हमेशा नेगेटिव होती है, जलेगा तो कमी ही होगी। केमिकल रिएक्शन में टेम्परेचर चेंज को नापने के लिए कैलोरी मीटर का इस्तेमाल करते हैं।
एंट्रोपी बढ़ती है कैसे? सॉलिड की सबसे कम, लिक्विड की उससे ज्यादा, गैस की सबसे ज्यादा होती है भाई, ठीक। हेस का नियम क्या करता है? हेस ने कहा चाहे कोई क्रिया एक स्टेप में हो या मल्टी स्टेप में हो, हमेशा ऊष्मा का मान बराबर होता है। तो सभी प्रकार की ऊष्माओं का निर्धारण करने के लिए हम लोग इसका प्रयोग करते हैं, और हीट कैपेसिटी एक एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है भाई, ठीक है। लगभग 100 के करीब ये क्वेश्चन है, और उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गए होंगे। ये पीडीएफ अभी हम आपको टेलीग्राम पे दे रहे हैं। बी डिकेड इन बीएससी अपना फ्री में चैनल है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, क्लिक करके उसे ज्वाइन कर लीजिए, तो वहां पर आपको ये पीडीएफ दे देंगे। और बाकी जो वन शॉट है भाई, उसे जरूर देख डालो पूरा। उम्मीद करते हैं आपका पेपर कल बहुत अच्छा होगा। सभी को गुड लक, थैंक यू भाई, धन्यवाद।